हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपके सामने बिहार दरोगा यानी कि बिहार एसआई के लिए जो ग्राउंड का प्रैक्टिस सेट 2 जारी किया गया है, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। आज का हमारा पहला सवाल हो जाएगा कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता था। नॉट जघन्य, इट इज अघन्या। घन्य का मतलब होता है हत्या करना, जान से मारना। तो अघन्य किसको माना जाता था? तो ये गाय को माना जाता था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पारमिता का सही शब्द क्या होता था? तो बौद्ध धर्म में परिपूर्णता या कुछ गुणों की चरमोन्नयन की स्थिति को पारमिता कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ था, इसको पारमिता कहा गया है। बौद्ध धर्म में इन गुणों का विकास पवित्रता की प्राप्ति, कर्म को पवित्र करने आदि के लिए किया जाता था। अलग अलग धर्म ग्रंथों में पारमिता के अलग अलग बताई गई हैं। जैसे थेरावदा, जो कि बौद्ध का ही एक शाखा है, इसमें 10 वर्णित है। 10 पारमिता की संख्याओं का वर्णन मिलता है, जिसमें दान पारमी, शील पारमी, त्याग पारमी, पर्ण पारमी, वीर्य पारमी, खांति पारमी, सच पारमी, अधिष्ठान पारमी, मेता पारमी और उपेक्षा पारमी। और महायान ग्रंथ जो है आपका, उसमें 6 पारमिता है। कौन कौन? तो दान, शील, शांति, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा। ये 6 तरीके के पारमिता महायान में बात की गई है। लेकिन अगर थेरावदा की बात किया जाए तो उसमें 10 पारमिता की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो टॉलमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, ये दोनों कहाँ के शासक थे? यानी कि टॉलमी और फिलाडेल्फस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये मिस्र के राजा हुआ करते थे। तो अशोक के 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनके राज्यों में उसके धर्म प्रचारक गए थे। जैसे अंतियोक, जो कि सीरिया का राजा एंटियोकस द्वितीय के दरबार में था ये। तुर्मय, जो कि मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय के दरबार में रहता था ये। अंतिकिन, जो कि मेसिडोनिया के राजा एंटीगोनस गोनाटस का दरबारी था। और चौथा था मग, जो कि सीरियाई नरेश भगस का था। और पांचवा था अलिक सुंदर, जिसका तारतम्य सुनिश्चित नहीं है। कुछ विद्वान इसे एपिटस का अलेक्जेंडर मानते तथा कुछ इसे कोरिंथ अलेक्जेंडर भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हमारा अगला सवाल है, कौन सुमेलित नहीं है? राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, द्वैतवाद। ये सुमेलित नहीं है, माधवाचार्य इसके नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं कि शंकराचार्य ने दर्शन के क्षेत्र में अद्वैत दर्शन की खोज की। शंकराचार्य अद्वैतवाद का आधार है कि ब्रह्म सत्य तथा जगत मिथ्या है। शंकराचार्य के ज्ञान के साथ साथ निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर भी बल दिया था। रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के दर्शन में संशोधन किया। ये ब्रह्म को निर्गुण न मान करके सगुण माना करते थे। उनका दर्शन क्या था? तो विशिष्ट अद्वैतवाद कहलाता है। तो केवल यही एक सही है, क्षमा करिएगा ये गलत नहीं है, केवल यही एक सही है। अद्वैतवाद शंकराचार्य का था, रामानुजन का विशिष्ट अद्वैतवाद था। ठीक है ना? और द्वैत अद्वैतवाद जो था दोस्तों, वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद की और माधवाचार्य ने द्वैतवाद का शुभारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद, नॉट द्वैतवाद, याद रखेंगे। वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद के प्रणेता थे ये। तो एक ही सिर्फ आंसर है आपका सी, सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत के फारसी अनुवाद क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रज्मनामा कहते हैं। तो अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। फैजी के निर्देशन में बदायूं ने अपने सहयोगियों के साथ रज्मनामा नाम से महाभारत का अनुवाद किया था। इसमें बदायूंनी के अलावा नकीब खां तथा थानेश्वर के शेख सुल्तान
शामिल थे। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पुर्तगालियों से। तो 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुरु गोविंद सिंह की हत्या एक पठान के द्वारा कर दी गई थी। अतः नांदेड़ में ही इनकी समाधि स्थल पर गुरुद्वारा स्थित है, जो सिखों के लिए पवित्र माना जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केसरी। तो दोस्तों 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, मुझे आंसर ये करना था लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ गए थे। जो 6 का आंसर है वो डी है, गुरु गोविंद सिंह 1708 ईस्वी में। और क्वेश्चन नंबर 7 था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? तो ये लिया था पुर्तगालियों से। वैसे भी इसका आंसर डी ही है। तो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह चार्ल्स द्वितीय से हुआ था और दहेज में पुर्तगालियों ने बंबई दान कर दिया था। ठीक है दोस्तों। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आए थे और 1916 से 1921 ईस्वी तक रहे थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? आपको डेट पूछ रहा है। तो 14 जुलाई 1942 को इसकी स्वीकृति दी गई थी और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था। भारतीय मानक समय या ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? तो सबको पता होगा कि 5.5 घंटे का अंतर होता है और भारतीय समय जो है वो 5.5 घंटे आगे होते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अरावली, जो कि सिर्फ राइट आंसर सी है, अजंता। तो अरावली कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है? तो गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। सतपुड़ा की अगर हम बात करें तो सतपुड़ा जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। वहीं अगर हम अजंता की बात करें तो यह केवल महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये आंध्र प्रदेश मालनड। महानदी बेसिन में से छत्तीसगढ़ का मैदान चावल की खेती के लिए तथा कोयला की खेती के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो मालनड जो है या मलनाडु क्षेत्र आंध्र प्रदेश में न होकर के ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तो सब के सब हैं, ये तिब्बत से ही निकलते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र कौन है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है भारत में? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। सबसे ज्यादा बारिश इन्हीं 3 जगहों पर होती है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? तो हरिके बराज, पंजाब के निकट ब्यास और सतलज नदी के संगम से होता है। हरिके बराज से ही निकलती है, ऑप्शन सी सही आंसर है ये। और मुख्य नहर की लंबाई जो है 650 किलोमीटर है तथा नहर के पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि बड़े खेतों की प्रधानता। तो भारत में बड़े खेतों की प्रधानता नहीं बल्कि छोटे छोटे खेतों की प्रधानता है। कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो काली मिर्च तथा खनिजों में पेट्रोलियम को काला सोना की प्रधानता दिया गया है। तो काला सोना की अगर हम बात करें तो काली मिर्च खाद्य पदार्थों में, अगर हम एनर्जी सेक्टर की अगर बात करें तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। तो जादूगुड्डा, ये झारखंड में है। तो जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? ये झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में है और यूरेनियम के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम के लिए। सबसे पहले बार यहाँ पर यूरेनियम के परमाणु जो है वो 1967 में पाए गए थे, यानी कि खोजे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार बता दें कि यूरेनियम उत्खनन और प्रसंस्करण से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है वह यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसका काम है कि देश में कहाँ कहाँ पर यूरेनियम मिल रहे हैं उनको कैसे उत्खनन किया जाए ये करना। और अन्य कौन-कौन से जगह हैं जहाँ पर झारखंड में यूरेनियम पाए जाते हैं? तो भाटीन, नरवा पहाड़, तुरामडीह और
बंधु हुड़ांग। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? राइट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड के सिंदरी में 1951 ईस्वी में लगा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा अप्सरा। और ये इसका परिचालन जो है 1956 में शुरू किया गया था। ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये बॉम्बे ट्राम्बे जो कि महाराष्ट्र में है वहां शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो सीमा रहित सबसे बड़ा देश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश के साथ संलग्न नहीं होती है उसको सीमा रहित देश कहा जाता है। 22 का राइट आंसर सी है आपका जापान। निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा हुआ है? तो राइट आंसर है आपका सी लहासा, जो तिब्बत की राजधानी है। लहासा 3656 मीटर है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। थिम्पू भूटान का 2320 है और काठमांडू की बात किया जाए तो 1400 मीटर है ये। अब आपके सामने में कुछ सुमेल करना है। तो एक तरफ नदी दिया गया है और ये कहाँ किसमें प्रवाहित होती है आपको ये बताना है कि नीला नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो आर्कटिक सागर में होती है। यानी कि इसका हो जाएगा आपका ए का 2 हो जाएगा, तो ए का 2 एक ही ऑप्शन है। आप चाहें तो ऐसे भी आगे बढ़ सकते हैं। आमूर जो है प्रशांत महासागर हो जाएगा। टिग्रिस टिग्रिस जो है ये फारस की खाड़ी में आकर के मिलती है और माही नदी जो है ये अरब सागर में जाकर के मिलती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। लिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या नामों से किया गया है? तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा और लिखा हुआ है एक्चुअल में कि इंडिया अर्थात भारत, यानी कि इंडिया और भारत दोनों लिखा हुआ है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो ये तो आपको याद होना चाहिए कि भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी हुआ करते थे। अगर याद है तो कर पाएंगे, नहीं याद है तो नहीं कर पाएंगे। और ये 1967 से लेकर 1967 तक ही थे। 3/5/1967 से लेकर के ये रहे थे 20/7/1967 तक। और फिर ये 1969 से लेकर के 1974 तक राष्ट्रपति के रूप में रहे थे। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लोकसभा का पहला चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 1952 में हुआ था और कुल 489 सीटों के लिए मतदान किया गया था। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रमशः 2 और 1 अनुपात में लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो किस भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों में से कौन था कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। ये गलत है। आपको पता होगा कि राज्यपाल का जो पद है एक संवैधानिक होता है और ये राष्ट्रपति ही इनको हटा सकते हैं और कोई नहीं। निम्न में से कौन सा एक राज्य के आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी होता है? तो राज्य का विधानमंडल राज्य के आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता है। और यह आर्टिकल किसमें है? तो संविधान के आर्टिकल 267 के 2 में कहा गया है। तो राज्य का विधानमंडल आर्टिकल 267 क्लॉज 2 याद रखेंगे आर्टिकल भी आप। राज्य वित्त आयोग एक क्या है, किस तरह की संस्था है ये? तो ये एक संवैधानिक संस्था है दोस्तों। राइट आंसर सी हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है और ये 243 का झ है। आर्टिकल 243 का झ। प्रत्येक 5 वर्ष बाद इसकी स्थापना किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे और वर्तमान में जेपी नड्डा है, सबको पता होगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी थे पहले अध्यक्ष। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? ग्राम सभा का क्या मतलब होता है? 34 का सी ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने कुछ ऑपरेशन है, उनको मिलान करना कि कौन सा ऑपरेशन किसके लिए या कहाँ चलाया गया था।
तो ऑपरेशन चेकमेट श्रीलंका में चलाया गया था दोस्तों, और ऑपरेशन कैक्टस ये मालदीव में चलाया गया था, और ऑपरेशन ब्लू स्टार की अगर हम बात करें तो ये पंजाब में चलाया गया था, और ऑपरेशन सिद्धार्थ बिहार में चलाया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये शांति घाटी में पाई जाती है जो दिया गया है, यानी कि साइलेंट वैली। यह केरल के पलक्कड़ जिले में पश्चिमी घाट श्रृंखला में है, और ये भारत के दक्षिणी क्षेत्र विषुवत रेखा के निकट है, जिस कारण से तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जाती। इस कारण यहाँ वर्ष भर उच्च आर्द्रता पाई जाती है। इसका एक कारण सामुद्रिक प्रभाव भी है, और पश्चिमी मानसून से लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक की बारिश यहाँ हो जाती है। अगर हम जैव विविधता की बात करें तो सबसे ज्यादा जैव विविधता जो है भारत में उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती है, और वो 30% होती है। ये नॉर्थ ईस्ट भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है 30%। उसके बाद वेस्टर्न घाट में आपका पाया जाता है 26%, और उसके बाद पूर्वी घाट में पाया जाता है 24%। उसके बाद पश्चिमी हिमालय में जैव विविधता यानी कि बायोलॉजिकल डायवर्सिटी 10%, और गंगा के मैदान में 26%, और पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में 1% जैव विविधता पाया जाता है। शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है? तो इसका शक संवत फागुन होता है, सबको पता होगा। किसी कंपनी के अंदर की जानकारी का पता लगाकर ट्रेडिंग करना क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग का अर्थ किसी शेयर को खरीद करके कुछ दिन या हफ्ते 2 हफ्ते रोक करके उसे बेच देना, उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, शेयर कुछ सेकेंड से कुछ मिनट तक रखकर बेच दिया जाता है, तो उसको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन रह गया था कि प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? आपको बताना है कि प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा थे। ये निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ये सब के सब है। तो ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, IRDP का मतलब है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और NREP का मतलब है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये सब ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन के लिए चलाए गए कार्यक्रम थे। अब यहाँ पर मैथ के सवाल हैं। 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र की दोगुनी होगी यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? तो इसका जो इक्वेशन बनेगा, आप मान लीजिए कि ए की वर्तमान उम्र x है और बी की वर्तमान उम्र y है, तो क्या हो जाएगा? x + 10 बराबर, आप इक्वेशन समझिएगा, y - 10 इंटू 2, और ये बराबर हो जाएगा 2y - 20। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। तो 3 इक्वेशन बन गए आपको। एक इक्वेशन आपको कहाँ से लेना है? एक इक्वेशन इन दोनों से बनाना है, और एक इक्वेशन इन दोनों से बनाना है। ठीक है, देखिए क्या है कि 10 वर्ष में ए की उम्र जो है 10 साल पहले के बी की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। तो 10 साल पहले मान लिया, अब ए की वर्तमान उम्र x है, तो इस 10 साल पहले क्या हो जाएगा? y की उम्र y - 10, और इसका हो जाएगा x + 10। अब जो ए की उम्र थी वो दोगुनी थी, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक इक्वेशन बन गया ये। और दूसरा ए और बी से 9 साल छोटा है, तो बी की वर्तमान, तो एक्चुअली दोनों एक ही इक्वेशन है, तो अलग-अलग इक्वेशन नहीं, इसी को सॉल्व किया गया है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो x + 10 बराबर 2y माइनस, ये हो जाएगा आपका एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, और एक्चुअली में ये इक्वेशन मिलेगा x - 2y बराबर 30। और दूसरा क्या है कि ए बी से 9 साल छोटा है, यानी कि x बराबर y - 10। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। आप इनको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पर x बराबर 12 आता है और y बराबर 21 आता है। तो b की वर्तमान उम्र 21 साल, ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी तरीके से आप x y ना मान करके सिर्फ x भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नीता चाय की 2 किस्में, एक 180 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य चाय वाली, दूसरी 200 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली, और को 5:3 के अनुपात में मिलाते हैं। यदि मिश्रण चाय को 210 प्रति किलोग्राम के भाव से बेचती है तो उसका लाभ क्या होगा? तो पहले किस्म के चाय 5 किलोग्राम लेती है, ध्यान से देखिएगा, और दूसरे का क्या है
तो 3 किलोग्राम, टोटल कितना हो गया 8 किलोग्राम। तो पहले हम क्या करें कि 8 किलोग्राम का क्रयमूल्य निकाल लेते हैं। तो 5 गुना 180 प्लस 3 गुना 220 यही होगा। तो 5 गुना 180 प्लस 3 गुना क्या है आपका 210, टोटल 8 किलोग्राम हो जाएगा। तो क्रयमूल्य निकालेंगे तो ये 1500 रुपए आएंगे। अब 8 किलोग्राम चाय का कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 8 इंटू 210 1680 रुपया विक्रय मूल्य आ गया। और ये क्रय मूल्य है आपका, ये विक्रय मूल्य है। अब लाभ निकालने हैं तो घटा दीजिए तो 180 रुपया आएगा। अब परसेंटेज निकाल लीजिए फॉर्मूला से 180 इंटू लाभ कितना हुआ है 180, तो 180 इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य कितना था, तो 1500 रुपए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आएगा 12%। एक कारखाने में 10 मशीनों को खरीदा जाता है। इनमें से 2 मशीन ए, 3 मशीन बी और बाकी मशीन सी है। इन मशीनों के मूल्य क्रमशः दिए गए हैं। इन मशीनों का औसत मूल्य क्या होगा। तो औसत मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो 95,000 इंटू 2 प्लस 60,000 इंटू 3 प्लस 50,000 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई कितने हैं, तो कुल 10 हो गए। यानी कि 2 3 3 इसके हैं, 3 2 5 5 5 10। इसको आप सॉल्व करिए तो राइट आंसर आपका 62,000 आ जाए। आगे बढ़ते हैं। तो यदि किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाए और फिर 10% बढ़ाया जाए तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, आप सिंपली याद रखेंगे 10 इंटू 100 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 1% की कमी आएगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज 16,800 रुपए है। पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष तथा अगले 2 वर्षों के लिए 12% है प्रति वर्ष। राशि का मान क्या होगा। 45 क्वेश्चन नंबर। तो जो फार्मूला होता है साधारण ब्याजों का योग इंटू 100 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू T2। तो अगर आप इस फॉर्मूले से चलेंगे तो राइट आंसर 3500 आ जाएगा। 35,000 नॉट 100। तो साधारण ब्याजों का योग कितना हो जाएगा 16,800 इंटू 100 डिवाइडेड बाई R1 कितना है दोस्तों, R1 इंटू टी यानी कि 8 इंटू 3 प्लस R2 इंटू 2 T2 यानी कि 12 इंटू 2। इसको सॉल्व करिए तो ये इतना आ जाएगा। ये फार्मूला है, आप याद रखेंगे। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है, ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों। ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सूक्ष्म रोगाणुओं के प्रति प्रतिक्रिया टेस्ट है। ये HIV एड्स बनाने वाले कारण, लाइम रोग, पर्नीशियस एनीमिया या रोटा वायरस, इन सब को करवाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एड्स के लिए ये ज्यादा फेमस। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है, तो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से है। E बराबर mc स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। किसी वस्तु का भार अधिकतम कब होता है, तो इसका राइट आंसर सी है। ये निर्वात में अधिकतम होता है क्योंकि वहां पर कोई बुयांसी फोर्स नहीं होता है, कोई उत्प्लावन बल वहां कार्य नहीं करता है। तो किसी वस्तु का विषुवत रेखा पर न्यूनतम तथा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है जो विषुवत रेखा पर वस्तु के भार की तुलना में कम है। इसी ग्रह की परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह में बैठे किसी व्यक्ति का भार शून्य होता है क्योंकि प्रभावी जी का मान लगभग शून्य होता है। 50 का राइट आंसर सी है। आवेग क्या मापता है आपको बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। आवेग जो है द्रव्यमान का माप है। आवेग गतिमान द्रव्यमान की माप होती है। आवेग इस बात का माप है कि कितना द्रव्यमान गतिमान में है और कितनी तेजी से चल रहा है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का सबसे ज्यादा होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है,
क्या कहलाता है? कोको का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं तो हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर पर सेकंड होता है। तो ये सब बहुत ही आसान से सवाल है। अगर आपसे पूछा जाए कि रूम टेम्परेचर पर कितना होता है, तो ये 344 मीटर पर सेकंड होता है, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 344 मीटर प्रति सेकंड होता है। मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है? तो ये मेनिंजाइटिस के कारण होता है। ये किनाई सीरिया मेनिंजाइटिस। राइट आंसर 55 का बी हो जाएगा। ये जीवाणु की वजह से होता है। शुष्क सेल क्या होता है? प्राइमरी सेल होता है कि सेकेंडरी सेल होता है? तो 56 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये प्राइमरी सेल होता है, क्योंकि इसको दोबारा आप चार्ज नहीं कर सकते हैं। द्वितीयक सेल वो होते हैं जिनको आप दोबारा चार्ज कर सकते हो, तो वो रिचार्जेबल होते हैं, लेकिन प्राइमरी सेल रिचार्जेबल नहीं होते। और शुष्क सेल भी आप रिचार्ज नहीं कर सकते। हाँ, इसमें मोबाइल की बैटरी शामिल नहीं है, क्योंकि मोबाइल की बैटरी जो होता है वो डिफरेंट कैटेगरी में होते हैं। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग क्या होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 57 का ए हो जाएगा। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अल्बर्ट टेलर ने किया था। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? आपको बताना है कि होम्योपैथिक चिकित्सा शैली की जन्मदाता ये सैमुअल हनीमैन थे। राइट आंसर ये हो जाएगा। एड्स में डी का क्या अर्थ होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डेफिशिएंसी होता है। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय टी में विस्थापन डी का विवरण किसमें सही दर्शाता है? 61 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, ये सही दर्शाता है आपका। अब आपके सामने सूची रखा गया है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। 62 तो वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का नाम है दोस्तों। कास्टिंग सोडा किसको कहते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। नीला थोथा किसको कहते हैं? तो कॉपर सल्फेट को कहते हैं। और हाइपो क्या कहते हैं? तो सोडियम थायोसल्फेट को कहते हैं। 62 का राइट आंसर पी हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी में लिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी? तो कौन सा गैस रिसा था? तो 63 का राइट आंसर मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? 64 का राइट आंसर बी हो जाएगा, टाइरोसिन। तो डीएनए जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्र में पाए जाने वाला तंतुनुमा अणु होती है। इन 4 न्यूक्लियोटाइड को एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन कहा जाता है। डीएनए में मौजूद शर्करा डीऑक्सीराइबोस होती है। टाइरोसिन 20 नामक अमीनो एसिड में से एक है जो कोशिकाओं द्वारा प्रोटीन को संश्लेषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये 12 जोड़े होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में एक 1774 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया? तो दोस्तों हो सकता है कि ये न्यूज पुराना भी हो जाए। तो 66 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये वाराणसी में किया गया। अब 67 की बात करें तो केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिज में छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो 67 का राइट आंसर सी है, ये नई दिल्ली में। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ये 2021 वाला इंडेक्स है। तो 68 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, ये कर्नाटक है। राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पीवी सिंधु। विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 11 जुलाई को मनाया जाता है। मिलेट की वृद्धि का मौसम लगभग कितने दिनों का होता है? तो 71 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 90 दिन का। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो हाल ही में खबरों में था, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का दोस्तों, ऑप्शन ए, ये पेरिस जलवायु समझौते से है, जलवायु परिवर्तन से है ये। इस राज्य ने चिराग यानी कि चीफ मिनिस्टर फॉर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट योजना शुरू की है। 73 का राइट आंसर सी है, हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के छात्रों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी प्रतिवर्ष कौन सा देश करता है? 74 राइट आंसर सी हो जाएगा इसका, ये रूस। भारत किस देश के सहयोग से 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा आयोजित अभ्यास जो है आयोजित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। किस देश ने ताइवान के पास
अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया? 76 राइट आंसर बी हो जाएगा, चीन ने। तो चीन ने बैलिस्टिक मिसाइलों को दागा और लड़ाकू जेट और युद्धपोतों को तैनात किया। तो आपको सबको पता होगा कि नैन्सी पेलोसी जो आई थी, तो उनके रिएक्शन में ऐसा किया गया था। सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है नालथम्बी कलाईसेल्वी। 77 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन से भारतीय दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? 78 का ऑप्शन ए है। दोस्तों, गौतम अडानी थे, लेकिन ये अब नहीं है, तो ये सवाल आपका बहुत पुराना हो गया है, अब ये लगभग नहीं पूछा जाएगा, आप इसको स्किप कर सकते हो। भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग किस दिवस को मनाया जाता है? 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये 30 अगस्त को। इस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? 80 का राइट आंसर बी है, ये नई दिल्ली। 2022 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो 2022 में आपको पता होगा कि इंडोनेशिया था और 2023 में भारत है। बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो 82 का राइट आंसर तेलंगाना हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? 83 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ये स्वांते पाबो हैं। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या है? तो 84 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, ये प्रचंड हेलीकॉप्टर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया है? तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये इंदौर को दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? 86 राइट आंसर ए हो जाएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 87 राइट आंसर सी हो जाएगा, 23 दिसंबर को। भारत सरकार ने हाल ही में नेजल कोविड वैक्सीन के रूप में किस कंपनी की वैक्सीन को मंजूरी दी है? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि भारत बायोटेक की ये कंपनी है। अगला है कि ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नाटू नाटू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? और दोस्तों, खुशी की बात यह है कि इसने ऑस्कर जीत भी लिया है। ठीक है, तो ये तो दो ही खुशी है। अब ये सवाल याद रखेंगे कि इसके अलावा द एलिफेंट विस्पर्स दो हैं जिनको ऑस्कर मिला है। आप कैटेगरी याद रखेंगे तो ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू को मिला है और डॉक्यूमेंट्री के लिए द एलिफेंट विस्पर को मिला है। तो फिलहाल यहाँ सवाल कह रहा है कि उस गाने के कंपोजर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि MM किरवानी है। किसने हाल ही में भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया है? किसने गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया है? तो 90 का डी हो जाएगा, ये IGX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज द्वारा समर्थित इंडियन गैस एक्सचेंज ने बेंचमार्क नेचुरल गैस की प्राइस को दर्शाने वाला भारत का पहला इंडेक्स जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? 91 राइट आंसर ए हो जाएगा, कल्याणी फेरेस्टा। नैक द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? 92 का राइट आंसर सी हो जाएगा, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? 93 राइट आंसर हो जाएगा, सर डेविड शिफ्टन थे। ये 1936 से 1937 तक रहे थे, 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक रहे थे। 93 का सी हो जाएगा। दोस्तों, ये BPSC 68 में पूछा गया था सवाल। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? 94 सबको बताइए लोग। 94 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये बांका जिले में है। यहाँ पर रोपवे एक प्रोजेक्ट किया गया है, मतलब बनाने की बात की गई है। वाल्मीकि नगर रामायण सर्किट किस जिले में स्थित है? वाल्मीकि नगर रामायण सर्किट 95 का राइट आंसर हो जाएगा, वाल्मीकि नगर ऑप्शन ए, पश्चिमी चंपारण। निम्न में से कौन सा बिहारी में निर्मित प्रथम भोजपुरी फिल्म है? 96 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि गंगा मैया तो है पेरी चढ़ाई वो। गंडक नदी बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? 97 राइट आंसर बी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? 98 का सी हो जाएगा, अवध बिहारी चौधरी हो। तो बिहार के कितने वर्ष में 160 पर्यटन स्थल को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है?
99 क्वेश्चन नंबर राइट आंसर सी हो जाएगा। ये 3 पर्यटन स्थलों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस जिले में बनाया गया है? तो 100 का राइट आंसर ए हो जाएगा, पटना में। तो दोस्तों ये था हमारा क्राउन का सेट 2। दोस्तों आप लोगों को ये सीरीज कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताओ, और इसी तरीके से हम आगे भी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। आपका कमेंट हमारे लिए संजीवनी बूटी का काम करता है। दोस्तों प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबका धन्यवाद।